हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह और हम पेपर की इनसाइट और स्ट्रेटजी को फिर से डिस्कस करने बैठ गए हैं। और इसमें हम लोग जा रहे हैं, क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स के 2012 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि आप बहुत दिनों से सुनते आ रहे होंगे। जिन्होंने तैयारी की होगी तो बार बार सुनते आए होंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द बैंकर्स ऑफ द बैंक एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो आज हम ये समझेंगे कि 2012 में ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया था। पहली बात तो क्वेश्चन ये है कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एज अ बैंकर्स ऑफ बैंक। अगर यहाँ पे ऑप्शन लिख दे कि बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो फिर क्वेश्चन का नेचर जो होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख रहा है बैंकर्स ऑफ द बैंक, ठीक है। दिस वुड इम्प्लाई विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला ऑप्शन है अदर बैंक रिटेन दियर डिपॉजिट विद आरबीआई, इस वजह से कि सारे जो अदर बैंक हैं अपने इंडिया में, जो अदर बैंक हैं वो आरबीआई के पास अपना डिपॉजिट रिटेन करते हैं, इस वजह से आरबीआई बैंकर्स ऑफ द बैंक है। आरबीआई लैंड्स फंड टू द कॉमर्शियल बैंक इन टाइम्स ऑफ नीड, कि जब कभी भी किसी भी बैंक को पैसे की जरूरत पड़ती है तो आरबीआई उसको देता है, इस वजह से आरबीआई इज द बैंकर्स ऑफ द बैंक। आरबीआई एडवाइज द कॉमर्शियल बैंक ऑन मॉनेटरी मैटर्स, कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स अपने इंडिया में उनके मॉनेटरी मैटर्स को के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको एडवाइस करता है, इस वजह से जो है आरबीआई क्या है, बैंकर्स ऑफ द बैंक है। तो सबसे पहली बात तो ये आपको याद रखना है कि कोई भी चीज़ अगर सर्च करनी है तो हमेशा सर्च करना है उसको ऑफिशियल वेबसाइट से। जैसा कि इस पूरे क्वेश्चन को डिकोड करने के लिए गुरुजी ने क्या किया है कि सीधे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की साइट खोली और सीधे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की साइट पे जाने के बाद हमने एक सिंपल सा टेक्स्ट निकाला। और वो टेक्स्ट क्या कह रहा है, अब उसी टेक्स्ट को पहले हम समझते हैं, उसमें जितनी बातें लिखी हैं, फिर इस ऑप्शन को डिकोड करेंगे, फिर ये बात देखेंगे कि आखिर ये जो तीनों ऑप्शन हैं ये करेक्ट क्यों हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ पोर्शन ऑफ दियर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी एज अ कैश रिजर्व विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ध्यान से सुनो, अब आपको पता है कि जब भी हम किसी भी बैंक की बात करते हैं तो बैंक के पास होता है डिपॉजिट, ठीक है। और जो ये डिपॉजिट होता है ये क्लासिफाइड है दो पार्ट में। सबसे पहला जो डिपॉजिट होता है उसको हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं, और जो दूसरा डिपॉजिट होता है इसको हम टाइम डिपॉजिट बोलते हैं। टाइम डिपॉजिट का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, रिकरिंग डिपॉजिट, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, फिक्स डिपॉजिट। और डिमांड डिपॉजिट का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, आपका करंट अकाउंट, और दूसरे नंबर पे कौन सा है, सेविंग अकाउंट। तो और आपको भी पता है कि जो डिपॉजिट होता है वो बैंक के लिए लाइबिलिटी होता है। ये बैंक के लिए लाइबिलिटी क्यों होता है अगर आपसे कोई पूछता है, क्योंकि जब कभी भी हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक हमें इंटरेस्ट देता है। जब वो इंटरेस्ट देता है तो इसलिए वो उसको लाइबिलिटी कहता है। तो ये वाला भी जो क्वेश्चन है वो आईएएस के एग्ज़ाम में पूछा गया है, बाकी ये 2012 का क्वेश्चन है। तो ये क्या कह रहा है कि जितने भी अपने इंडिया में बैंक हैं, ठीक है ना, तो उन बैंकों के पास जो भी डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट का जो भी पैसा होता है उसका एक पोर्शन जो है वो आरबीआई के पास क्या करना पड़ता है, कैश के फॉर्म में रिजर्व करना पड़ता है। जो ये कैश के फॉर्म में रिजर्व करता है इसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम सीआरआर बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। ये बात तो क्लियर हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अब अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे ये गधा क्या बोलता है, पहले इसको पढ़ते हैं। तो ये बोलता है कि फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज के लिए। अब समझना, अब यहीं से जो है थोड़ा टेक्निकल बात स्टार्ट होगी, क्योंकि देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आप कितने ज़्यादा टेक्निकल हैं। टेक्निकल होना बहुत ज़रूरी है, जर्नल होने से काम नहीं चलेगा। डोंट बिकम मैंगो मैन, आम आदमी मत बनो, टेक्निकल आदमी बनो, टेक्निकल के हिसाब से सोचो। तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये क्या खचर पचर था, अब ध्यान से सुनो। फॉर दिस पर्पज दे नीड टू मेंटेन अकाउंट विद आरबीआई। अब भाई अगर मान लो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास अगर कोई भी डिपॉजिट आ रही है तो अब ये कहा गया कि भाई डिपॉजिट का एक फिक्स पोर्शन आरबीआई के पास मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पर्पज के लिए जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा वो आरबीआई के पास अपना एक अकाउंट बनाएगा, ये बात लिख रहा है। अब ध्यान सुनना, दे ऑल्सो नीड टू कीप अकाउंट विद आरबीआई। अब जैसे जैसे मैंने पहले ही बोल दिया कि ये अकाउंट बनाएगा,
फॉर सेटलिंग इंटर बैंक ऑब्लिगेशन सच एज क्लियरिंग ट्रांजेक्शन ऑफ इंडिविजुअल बैंक्स कस्टमर हु हैव देयर अकाउंट्स विद डिफरेंट बैंक्स और क्लियरिंग मनी मार्केट ट्रांजेक्शंस बिटवीन टू बैंक्स फलाना फलाना फलाना। अब जो भी बात है, अब इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो हमने एक एग्जांपल लिया कि आपका अकाउंट जो है वो SBI में है, ठीक है ना। जैसे इसको ऐसे समझते हैं, मान लो हम यहाँ पे SBI ले लेते हैं और यहाँ पे हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ले लेते हैं, ठीक है। अब आपके पास जो अकाउंट है वो तो SBI में है, लेकिन अब आपको पैसे की ज़रूरत है तो आपने अपना ATM निकाला अपने जेब में से और यूनियन बैंक के ATM से आपने पैसा क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, आपने वहाँ से पैसा क्या कर लिया, निकाल लिया। तो अब भाई आपका अकाउंट तो SBI में था, लेकिन आपने पैसा कहाँ से निकाला, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से। तो जब आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं और अकाउंट आपका कहीं दूसरे बैंक में है, तो अब ये जो ऑब्लिगेशन होगा, मतलब इन दोनों के बीच में जो ऑब्लिगेशन होगा, इसी को बोलेंगे इंटर बैंक ऑब्लिगेशन। तो इसके लिए जो है सारे बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास एक डिपॉजिट रखना पड़ता है। समझ में है कि नहीं है, ताकि वो इंटर बैंक ऑब्लिगेशंस को क्लियर कर सके। अब जैसे मान लो कि एक बंदा है और उसको किसी को चेक देना है, ठीक है ना। मान लो एक बंदा है, उसको किसी को चेक देना है और उसका अकाउंट है यूनियन बैंक में, ठीक है। लेकिन जिस बंदे को चेक देना है उसका अकाउंट जो है वो कहाँ पर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो भाई ये जो अकाउंट, आपका अकाउंट किस में है, यूनियन बैंक में, और जिस बंदे को आप चेक दे रहे हो वो उसका अकाउंट किस में है, SBI में। तो वो तो SBI में ही उस चेक को लगाएगा, जाके वो क्लियर होगा। तो अब इन दोनों के बीच में जो सेटलमेंट होगा उसको इंटर बैंक ट्रांजैक्शन बोलेंगे या इंटर बैंक ऑब्लिगेशन बोलेंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए सारे बैंकों को क्या करना पड़ता है कि जो भी उनके पास डिमांड और टाइम डिपॉजिट का पैसा आता है उसका एक फिक्स पोर्शन वो RBI के पास क्या करते हैं, रखते हैं, जैसा कि ये पैराग्राफ बता रहा था। अब अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या बोल रहा है, तो जैसे आगे बोल रहा है कि बाय प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी ऑफ ओपनिंग अकाउंट फॉर बैंक द रिजर्व बैंक बिकम द कॉमन बैंकर नोन एज, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। देखो यहाँ से समझो कि जब भी हम बात करते हैं बाय प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी ऑफ ओपनिंग अकाउंट फॉर बैंक्स द रिजर्व बैंक बिकम दिस कॉमन बैंकर। क्योंकि अब भाई देखो, अब SBI और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बीच में जो भी इंटर बैंक ऑब्लिगेशंस का काम हो रहा है, तो इन दोनों बंदों को अब एक कॉमन बैंकर चाहिए, और वो जो कॉमन बैंकर है उसी का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इस वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम बैंकर्स ऑफ द बैंक बोलते हैं। अच्छा, दिस फंक्शन इज परफॉर्म थ्रू द डिपॉजिट अकाउंट डिपार्टमेंट, ठीक है ना। मतलब ये जो फंक्शन हो रहा है इसके लिए एक डिपॉजिट अकाउंट डिपार्टमेंट है। क्या है, डिपॉजिट अकाउंट डिपार्टमेंट है, जिसकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रीजनल ऑफिसेज होती हैं, ठीक है ना। और वहीं पे ये सारा सिस्टम क्या होता है, फॉर्मुलेट होता है, जिसको लेके सारी जो पॉलिसी है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाती है। अब जहाँ तक बात रही रिजर्व बैंक एज द बैंकर्स ऑफ द बैंक, तो अब जब ये सारा काम हो रहा है तो इन सारे कामों को मॉनिटर करने का काम, मतलब इस पूरे अकाउंट को मॉनिटर करने का काम किसका है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। अब वो मॉनिटर क्यों कर रही है कि ताकि किसी भी तरीके से किसी का पेमेंट, किसी का क्लियरिंग डिफ़ॉल्ट ना हो, एमंग अदर प्रोविज़न। अब इसके साथ क्या होता है, RBI बैंकों को ये भी बोलता है कि आपको उस अकाउंट में, जैसा कि मैंने अभी बताया था ना कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने डिपॉजिट का एक फिक्स पोर्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास एज एक अकाउंट बना के रख रहा है। तो अब जो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इनके लिए गाइडलाइन बनाता है कि ऐसा है बेटा कि मान लो कि तुम्हारे पास अगर 100 रुपये है तो इस 100 रुपये में से 40 रुपये इस अकाउंट में रखने ही पड़ेंगे, तो उसको रखना ही पड़ेगा। तो वही बात ये बोल रहा है कि एमंग अदर प्रोविजन द RBI स्टिमुलेट्स मिनिमम बैलेंस टू बी मेंटेन बाय बैंक इन दीज अकाउंट, ठीक है, ताकि किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन में, क्लियरिंग में कोई भी चीज़ें डिफ़ॉल्ट ना हो। ये बात आगे कह रहा है। अब अगर हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं
तो आगे बढ़ने के साथ हम और भी चीज़ें देखते हैं। तो अब ये अपना वो सब पागलपंती लिख रहा है, अब आप इसको समझ जाएंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। अच्छा, ये जितना भी काम होता है, ठीक है ना, आप इसको आराम से स्क्रॉल करके, पॉज करके, जैसे भी करके आप इसको देखना और समझना। ये जो सारा सिस्टम होता है ये कंप्यूटराइज सिस्टम पे होता है, और इस सिस्टम को हम ई कुबेर सिस्टम बोलते हैं, पहली बात, ठीक है ना। और इसके लिए पूरा आरबीआई ने एक सेंट्रलाइज्ड फंड मैनेजमेंट सिस्टम बना के रखा हुआ है, ठीक है ना। जो ये डिपॉजिट अकाउंट डिपार्टमेंट वाला जो सिस्टम था, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, तो ये पूरा, इस पूरे सिस्टम को हम ई कुबेर कहते हैं। और ये जो एक नेटवर्क पे होता है, तो उस नेटवर्क को हम सेंट्रलाइज्ड फंड मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके साथ अगर हम बात करते हैं, तो अब यहाँ पे देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हम बात करते हैं कि आरबीआई को हमने क्या बोला कि बैंकर्स ऑफ द बैंक है, ठीक है ना। अब दूसरे नंबर पे बात हो रही है कि आरबीआई ही बैंकर्स ऑफ द बैंक क्यों है, क्योंकि आरबीआई बैंक, जो आरबीआई है वो सारे बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन और एडवांस देता है जब उनको ज़रूरत पड़ती है। मान लो कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और इसका कॉमन बैंकर जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अब इसके पास अगर फंड की कमी है तो ये पैसा किससे लेगा? आरबीआई से ही लेगा। तो आरबीआई इसको पैसा देता है। तो जब इसको आरबीआई पैसा दे रहा है तो इस वजह से जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसको हम क्या बोलेंगे? बैंकर्स ऑफ द बैंक बोलेंगे। अब दूसरे नंबर पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, यही बातें आगे भी लिखी हुई हैं, तो आगे आप आराम से अपना बैठ के स्क्रॉल करके देखना। और ये रहा आपके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या बोलते हैं, लिंक। और इस लिंक से आप जाके, लिंक को आप स्क्रॉल करके सीधे अपने गूगल पे टाइप करना, सीधे जो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके डाला आपको मिल जाएगा। अब इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद अब हम आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन के ऊपर पहुँचते हैं। 2012 का सिविल का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। देखो, ऑप्शन नंबर डी, वाई ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। पहला ऑप्शन इज देयर कि अदर बैंक रिटेन दियर डिपॉजिट विद आरबीआई। मैंने बताया ना कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, अगर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो उसके पास जो भी डिमांड और टाइम का पैसा आएगा तो उसका एक फिक्स पोर्शन जो है उसको किसके सामने मेंटेन करना पड़ेगा? आरबीआई के पास। तो ये पहला ऑप्शन क्लियर सही है। द आरबीआई लैंड फंड टू द कॉमर्शियल बैंक इन टाइम्स ऑफ नीड। अभी मैंने बताया कि अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पैसे की ज़रूरत है तो वो पैसा किससे लेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको पैसा देगा। इस वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ बैंकर्स ऑफ द बैंक। एंड द थर्ड ऑप्शन इज दैट आरबीआई एडवाइजेज द कॉमर्शियल बैंक्स ऑन मॉनेटरी मैटर। जैसे मैंने बताया ना कि कितना पैसा आपको यहाँ पर रखना है, कि अगर 100 रुपये है और 100 रुपये में 40 रुपये यहाँ पे रखना है, तो ये एडवाइस कौन दे रहा है? ये रूल कौन बना रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो अब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब ये होता है क्वेश्चन को डिकोड करना। अब ये साला कहीं से क्वेश्चन पूछे, आप आंसर आराम से कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दिस इज विवेक गुरुजी, बाय बाय।